नमस्कार, मैं उमाकांत सोनी, आकार लॉ, इंदौर। आज मैं आप लोगों से संविधान के आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों के क्या रिलेशन हैं, इसके संबंध में जो अपने न्यायिक निर्णय आए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय, आर्टिकल 13 के आधार पर संविधान संशोधन, इनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। जैसे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, इन दोनों का क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ जजमेंट और संविधान संशोधन अपन डिस्कस करेंगे। जैसे पहले आता है शंकरी प्रसाद का केस। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस। संविधान बना 1950 में और सबसे पहले ही विवाद उत्पन्न हुआ 1951। उसके बाद सेकेंड केस है सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य 1965। तीसरा केस हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यही एक केस है जहां से संविधान की रूपरेखा आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 का जो विवाद था वो स्टार्ट हुआ। और इसके बाद ये केस है 1967 का, जस्टिस थे सुब्बा राव। यहां से संविधान में अर्थात न्यायपालिका और कार्यपालिका सरकार दोनों आमने सामने अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के लिए दर्शित किया। अब जैसे ही जजमेंट आता है उसके बाद 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन 1971। तो एक क्वेश्चन बनता है प्री में कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में केस के प्रभाव को दूर करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया। तो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की संवैधानिकता की जांच केशवानंद भारती केस, बहुत महत्वपूर्ण केस है। यहां से पूरा संविधान की रूपरेखा ही चेंज हुई। तो केशवानंद भारती केस 1973 और इसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 और लास्ट है मिनर्वा मिल्स 1980। इन भागों से अपन पूरा का पूरा संविधान का आर्टिकल 13 और 368 की जो विवादास्पद स्थिति थी संविधान बनने के बाद से लेकर के 1980 तक में क्या चेंजेस आए उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 13 में आखिर है क्या जिसका इतना विवाद हुआ और जिसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो आर्टिकल 13 में प्रावधान है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के पहले की विधियां और संविधान के बाद की विधियां, संविधान बनने के पहले की जो जितने भी कानून थे और संविधान बनने के बाद जो कानून थे, अब संविधान के लागू होने के बाद जो भी भाग 3 के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेंगे वो सभी विरोध की मात्रा तक शून्य होंगे। तो विरोध की मात्रा कौन तय करेगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू का पावर उपयोग करते ही यहाँ पर जाकर के उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिका से, मार्बरी बनाम मेडिसन के केस से। मार्बरी बनाम मेडिसन के केस से जस्टिस मार्शल की थ्योरी है, जस्टिस मार्शल ने दिया और इसको हमने भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 के अंतर्गत रखा है। अब आर्टिकल 13 में यदि कोई चीज विधि शब्द में आती है तो विधि शब्द में आती है तभी हम जाकर के उसके अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू पावर उपयोग करेंगे। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में सब चीजें लिख दिया है, विधि, उपविधि, अधिनियम, नियम, जितनी भी चीजें हैं, रूढ़ि प्रथा, ये सब कानून में आता है। क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि क्या आर्टिकल 368 संविधान संशोधन यह जो है विधि में आता है या नहीं आता। तो ये आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 3 में लिखा नहीं है। अब ना लिखने का प्रभाव क्या होगा? अगर 368 के अंतर्गत संसद अपनी संविधायक शक्ति का प्रयोग करती हुई कोई अमेंडमेंट कर दे तो उसके संबंध में वह विधि शब्द में जब आता ही नहीं तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत उसका कोई रिव्यू नहीं होगा। तो सरकार यदि बहुमत की हो और वो जो चाहे वो अमेंडमेंट करके हो सकता है कल के लिए फंडामेंटल राइट खत्म कर दी, आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो विधि शब्द में जब आएगा तभी न्यायपालिका उसके बारे में यहाँ पर रिव्यू कर सकती है, अन्यथा नहीं। तो शंकरी प्रसाद के केस में पहला क्वेश्चन उत्पन्न हुआ
कि यहां पर क्या आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन 13 में विधि है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि विधि नहीं है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन विधि शब्द में नहीं आता। उसका कारण यह था कि यदि विधि में आता होता तो संसद खुद ही, यह संविधान सभा खुद ही आर्टिकल 13 में ही यह पॉइंट लिख देती। अब 1951 के बाद 1965 में फिर से एक केस उत्पन्न हुआ कि क्या आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन विधि शब्द में आता है या नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हमने पहले कहा था वही अभी कह रहे हैं, अर्थात 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन विधि नहीं है। तो जो 1951 में था वही परिस्थितियां 1965 में थी। अब विधि है या नहीं, इससे क्या क्या चीजें क्लियर, मतलब क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो संविधान में समस्या ये उत्पन्न होगी कि कल के लिए संसद में जो चाहे वो अमेंडमेंट कर देगा और विधि शब्द में जब आता ही नहीं तो न्यायपालिका भी हाथ खड़ा कर देगी कि यहां पर हम उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। और इसी बात में जब गोलकनाथ का केस आता है तो इसमें 6:5 मतलब 11 जजेस थे और 7:6 13 जजेस थे केशवानंद भारती केस में। तो 6:5 से गोलकनाथ के केस में अब लगभग जितनी संविधान सभा थी सब उस समय तक स्वर्गवासी हो चुकी थी और जिन्होंने संविधान बनाया था वो कभी उल्लंघन नहीं करते। लेकिन आने वाली सरकारों से यह सोच पाना बड़ा मुश्किल था कि वो इस संविधान का क्या क्या दुरुपयोग करेंगे। तो इसी में गोलकनाथ के केस में जस्टिस सुब्बा राव ने जजमेंट अपना उलट दिया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन वह जो है विधि शब्द में आता है। इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी के वकीलों ने यहां पर अपना तर्क प्रस्तुत किया कि आर्टिकल 13 में विधि तो लिखा ही नहीं है 368, तो जब विधि लिखा नहीं है तो विधि कहां से है। और पहले ही सुप्रीम कोर्ट आपके पुराने जजमेंट है जिसमें आपने कहा था विधि नहीं है। जस्टिस सुब्बा राव ने अपना तर्क दिया और उन्होंने कहा कि अगर तुम ये बोलने आ रहे हो कि विधि लिखा नहीं है, अतः यहां पर 368 संविधान संशोधन 13 में विधि नहीं माना जाएगा, तो इसके आधार पर 361 में यह भी नहीं लिखा कि संशोधन की शक्ति है, उसमें केवल संशोधन की प्रक्रिया लिखा था। और उन्होंने कहा कि केवल पार्लियामेंट संसद संशोधन की प्रक्रिया बना सकती है 368 के अंतर्गत, और जो भी संशोधन वो करेगी वो आर्टिकल 245 246 के अंतर्गत अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए करेगी। और जब विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए अगर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट किया जाता है तो वह विधि शब्द में आता है और उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अब यहां से मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि जुडिशियल रिव्यू होगा मतलब सरकार कुछ भी अमेंडमेंट करेगी तो अमेंडमेंट करने के साथ साथ उसके साथ में अब उसकी जांच करने के लिए न्यायपालिका बैठी है। तो अब लड़ाई होगी न्यायपालिका की और कार्यपालिका की, मतलब यहां पर सरकार की। सरकार कहेगी ये सही है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये सही नहीं है क्योंकि हमारे पास पावर है आर्टिकल 13 में, और जो विधि बनेगी उस विधि को यह जाकर के असंवैधानिक घोषित कर सकता था। अब यहां पर एक क्वेश्चन और उत्पन्न हुआ कि इन्होंने कहा कि आज आपने ये बात कही 1967 में विधि शब्द के अंतर्गत आता है, पहले कह रहे थे विधि शब्द में नहीं आता, तो यहां पर पहले वाली विधियों का क्या प्रभाव होगा। जस्टिस सुब्बा राव ने इसमें एक सिद्धांत दिया, भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत, प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का सिद्धांत। अर्थात 1965 तक जो कंडीशन थी वो सब सही है। क्यों सही है? उन्होंने कहा उस समय संविधान सभा जिंदा थी और जिन्होंने संविधान बनाया था वो कभी उल्लंघन नहीं करती, इसलिए उस समय की जो विधियां थीं उनके संबंध में किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो विधियां नहीं थी उस समय तक ठीक है, लेकिन आने वाली अब जो सरकारें हैं तो आज के बाद से जो भी तुम अमेंडमेंट करोगे 368 की पावर का, वो सब क्या माने जाएंगे, भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। और इसके प्रभाव को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 24वां संविधान संशोधन किया और इसमें जाकर के इन्होंने आर्टिकल 13(4), 368 सब क्लॉज 3 और 368 के सब क्लॉज 1 में भी अमेंडमेंट कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई सुब्बा राव जस्टिस ने जो इसमें कहा था कि 368 में केवल संशोधन की प्रक्रिया दी है, शक्ति तो दी ही नहीं है, तो उन्होंने जाकर के वहां भी चेंज किया और लिख दिया संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया। तो प्री में एक क्वेश्चन आता है कि 368 में शक्ति और प्रक्रिया वर्ड कब किया गया, तो 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। किस जजमेंट के प्रभाव को दूर करने के लिए किया गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस को यहां पर उसके प्रभाव को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने
यहां पर 13(4) में जाके लिख दिया कि 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन विधि नहीं है। और 368 में भी लिखा कि अगर कल के लिए कोई न्यायपालिका ने या सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के यदि ये कहे कि 368 में लिखा है कि नहीं, तो उन्होंने यहां पर भी सब क्लॉज 3 अमेंडमेंट कर दिया और लिखा कि पूरा क्लियर हो गया, ना तो 13 में है 368 विधि शब्द में आएगा और ना ही 368 के अंदर कहा गया कि इस आर्टिकल के तहत किया गया संविधान संशोधन आर्टिकल 13 पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। स्थिति क्लियर हो गई कि अब इंदिरा गांधी सरकार अपने ईगो पे ले गई और यहां पर वो दर्शित करने लग गई कि अब जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है, अर्थात सरकार बड़ी है, न्यायपालिका नीचे है। इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, इसकी 24वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता की जांच करने की लार्जेस्ट बेंच बैठती है, जो आज तक की पूरे भारत में मतलब सबसे बड़ी बेंच है। 13 जज बेंच, 13 जज बैठे और केशवानंद भारती केस में अब इसकी संवैधानिकता की जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता था कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे इंदिरा गांधी सरकार फिर जाके उसमें भी चेंज कर देगी। केशवानंद भारती केस में जस्टिस सीकरी साहब मुख्य जज थे इसमें, और जस्टिस सीकरी साहब के ये 7:6 से जजमेंट पारित हुआ। उन्होंने कहा 24वां संविधान संशोधन संवैधानिक है, मतलब जो इंदिरा गांधी सरकार कह रही थी वो सब सही है, लेकिन अर्थात 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की जो शक्ति है वह संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद संविधान में किसी भी उपबंध में, किसी भी प्रोविजन में, किसी भी पार्ट में जाकर के अमेंडमेंट कर सकती है। यहां तक कि प्रीएम्बल भी संविधान का भाग है, वहां पर भी जाकर अमेंडमेंट किया जा सकता है। और संशोधन जो करेंगे वहां 368 की शक्ति का प्रयोग करती केवल उतना ही अमेंडमेंट होगा जिससे बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा जो है संविधान का वो वायलेट ना होने पाए। तो एक क्वेश्चन बनता है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस से आया? केशवानंद भारती केस से। अब आधारभूत ढांचा है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम नहीं बताएंगे, ये समय आने पर हम खुद डिसाइड करेंगे। इस केस के प्रभाव को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया और उसमें इन्होंने 42वें संविधान संशोधन में तो खैर कई अमेंडमेंट हुए, जैसे प्रीएम्बल में भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक ही बार हुआ आज तक, तो वहां पर जाकर के उन्होंने 3 शब्द जोड़ दिए थे। फिर इसके बाद 42वें संविधान संशोधन से ही फंडामेंटल ड्यूटी आई और इसके बाद जो सबसे महान जो कार्य किया इन्होंने 368 सब क्लॉज 4 और 5 जाकर के जोड़ा और इसमें इन्होंने जाकर के लिखा कि 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अगर शक्ति का प्रयोग किया है तो किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है या किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। और 368(5) में लिख दिया कि संसद की संविधायी शक्ति को किसी भी आधार पर न्यूनतम करने वाली कोई भी बात मान्य नहीं होगी या न्यूनतम नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स का केस। मिनर्वा मिल्स का केस 1980 में यह कहा गया कि 368(4)(5) जो जोड़ा है ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की शक्ति को छीड़ करता है, अर्थात किसी भी आधार पर नहीं तो बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर भी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। मिनर्वा मिल्स के केस में जब बात उत्पन्न हुई तो यहां पर जाकर के 368(4)(5) को जुडिशियल रिव्यू को आधारभूत ढांचा मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 368(4) और 5 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो न्यायपालिका को संविधान ने दिया है उस शक्ति के वायलेशन करती है, अतः आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पर इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये था पूरा शंकरी प्रसाद के केस से लेकर के 1980 तक का जो संवैधानिक परिदृश्य कि 368 और 13 का क्या रिलेशन है। इसके बाद 52 राव का केस और अन्य केस आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण केस इसमें गोलकनाथ का और आपका केशवानंद भारती। स्टार्टिंग जो लड़ाई थी न्यायपालिका की यहाँ से हुई जस्टिस सुब्बा राव से, और उसको समाप्त करने की कोशिश तो केशवानंद भारती केस में की गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन करके न्यायपालिका को फिर कमजोर करने का प्रयास किया और न्यायपालिका ने अपना अस्तित्व बचाते हुए 368(4) और 5 को असंवैधानिक घोषित करके यहां पर एक नई रूपरेखा संविधान की दी। थैंक यू।